अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि गॉसेस लॉ क्या होता है, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, और आज हम डिस्कस करेंगे इसकी एप्लीकेशंस को और देखेंगे कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ। इससे पहले कि हम गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस को स्टार्ट करें, दो बातों को हम यहाँ पर मद्देनजर रखेंगे और वो उनमें से एक को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और वो हमारे पास है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने इसमें देखना होता है कि हम जो भी बॉडी कंसीडर कर रहे हैं उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है। आया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक तो इस पॉइंट को हमने मद्देनजर रखना है। दूसरा हमने ये देखना है कि हमें जो बॉडी दे रहा है जिससे रिलेटेड हमने उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, उसके लिए हमने गॉसियन सरफेस कौन सी ड्रॉ करनी है, कौन सी अज्यूम करनी है। सो यहां पर हमारे पास एक इमेजिनरी सरफेस का कंसीडर किया जाएगा, एक कॉन्सेप्ट, और इसकी मदद से हम सॉल्व करेंगे गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस को। तो गॉसियन सरफेस क्या है कि जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट दिया जाएगा जिसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करना होगा, तो हमें उसके लिए एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस भी अज्यूम करनी होगी। हम उसको पेपर वर्क में ड्रॉ करेंगे और उसकी मदद से हम फाइंड करेंगे उस ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब गॉसियन सरफेस हमारे पास डिफरेंट शेप्स की हो सकती हैं, रेक्टेंगुलर हो सकती हैं, क्यूबिक हो सकती हैं, सिलेंड्रिकल हो सकती हैं, इररेगुलर शेप हो सकती हैं, और ये डिपेंड करता है कि हमें जो ऑब्जेक्ट दिया जा रहा है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसकी शेप क्या है, और हम उस रेफरेंस से खुद अपनी मर्जी से गॉसियन सरफेस को कंसीडर कर सकते हैं। अब सबसे पहली जो हमारे पास यहाँ पर एप्लीकेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड कर देते हैं, उसको कोई हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे देते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा। अब लाजमी नहीं है कि हमारे पास जो कंडक्टर है वो कुछ सिमेट्रिक शेप का हो, मुमकिन है कि कंडक्टर की शेप कोई इर्रेगुलर भी हो। तो हम दोनों ही तरह से इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास ये कंडक्टर है और इसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, ये एक इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट है, और इसको हम पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे देते हैं। ये सारा पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये क्यों डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसकी भी एक रीजन है, और वो रीजन है हमारे पास शेल्स थ्योरम। शेल्स थ्योरम ये कहता है कि हम अगर किसी भी कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो वो चार्ज हमेशा उसकी आउटर सरफेस पे ही रिजाइड करता है, वो चार्ज कभी भी उस कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। सपोज करें बच्चों कि अगर हमने चार्ज यहां पर प्रोवाइड किया इनसाइड द कंडक्टर, ये चार्ज हमने कहीं इस कंडक्टर के अंदर रख दिया, तो क्या होगा कि इनकी आपस की रिपल्शन इन तमाम तर चार्जेस को एक दूसरे से मूव करवाएगी दूर। ये तमाम तर चार्जेस मूव करेंगे अवे। अब अवे मूव करते करते ये फाइनली पहुंच जाएंगे ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, और फिर क्या होगा कि ये सरफेस पे आकर रुक जाएंगे, वहीं पर आकर स्टे करेंगे, और फिर हम कह देंगे कि ये हमेशा चार्ज जो है वो सरफेस पे आके ही रिजाइड करता है, यानी ये कंडक्टर के अंदर कभी भी मौजूद नहीं होता। इन तमाम तर के दरमियान की जो रिपल्शन है इन तमाम तर को मूव करवा कर ले जाती है ऑन दी आउटर सरफेस। सो अब क्या हुआ, हमारे पास ये आ गई एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और हम देखना चाहते हैं कि इन तमाम तर चार्जेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कहां करना चाहते हैं ये भी एक अलग सवाल है। सपोज करते हैं बच्चों कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना चाहते हैं इनसाइड द कंडक्टर। सो हमें एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करनी होगी जो कि इसी ही की शेप की होगी। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट हमारे पास इररेगुलर शेप है, तो हम गॉसियन सरफेस भी इररेगुलर ही कंसीडर करेंगे। सो गॉसियन सरफेस को हम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द इमेजिनरी सरफेस, और इसको हमेशा ड्रॉ किया जाता है डॉटेड लाइंस के साथ। अब इस सरफेस को मैं कह देता हूं S1 की हमारी पहली गॉसियन सरफेस है, क्योंकि हमने इसमें सेकंड केस को भी डिस्कस करना है। अब क्या हुआ बच्चों कि ये तमाम तर चार्जेस हमारे पास सरफेस पर मौजूद हैं। इन तमाम तर की इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम डायरेक्शन को ड्रॉ करें तो इन तमाम तर चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं मूव कर रही है आउटवर्ड, तमाम तरफ से, हर तरफ से इन तमाम तर चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रही है आउटवर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के अंदर मूव नहीं कर रही। तो हमारे पास अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करने के दो फॉर्मूला हैं। एक फॉर्मूला हमने पहले टॉपिक में डिस्कस किया था, दूसरा फॉर्मूला हमने डिस्कस किया गॉसेस लॉ में। तो सबसे पहले अगर हम गॉसेस लॉ को यूज करें, यूजिंग गॉसेस लॉ, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है phi E इक्वल्स टू टोटल चार्ज
inside the conductor, inside the object, divided by the permittivity constant, that is the epsilon naught. अब हमें ये देखना है कि जो चार्ज है वो कंडक्टर के अंदर कितना है और उसके रेफरेंस से हमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना मिल रहा है. सो मैं क्या करता हूं, मैं अगर इस इक्वेशन का इस्तेमाल करता हूं और इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1, और हमारे पास एक और इक्वेशन भी है, एंड वी नो दैट हमारे पास एक पहला भी एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जिसे हमने कई बार यूज किया, एंड दैट इज ई डॉट ए, कि हमारे पास जो फ्लक्स है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया पे. अगर हम इन दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल करें तो हमें पता चल जाएगा कि जो फ्लक्स इनसाइड द कंडक्टर है वो कितना है, उसकी वैल्यूज क्या है. तो बच्चों अगर हम पहली इक्वेशन का इस्तेमाल करें तो हमें नजर ये आता है इनसाइड द कंडक्टर Q हमारे पास है 0. क्यू 0 है अकॉर्डिंग टू द शेल्स थ्योरम. ये कौन कहता है? शेल्स थ्योरम. शेल्स थ्योरम के मुताबिक किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज 0 होता है. चार्ज कभी भी उस कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता. इस वजह से हमने क्या कर दिया, द टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इक्वल्स टू 0. अगर हम इसकी वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा 0. देन phi E इक्वल्स टू 0 ओवर एप्सिलॉन नॉट. तो हमारे पास यहां से जो टोटल फ्लक्स है वो भी आ जाएगा 0. तो हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज का मैग्नीट्यूड या चार्ज हमारे पास 0 हो गया तो फ्लक्स 0 हो जाएगा. अच्छा, फ्लक्स तो 0 हो गया, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होगा, हम उसको इस फॉर्मूला से देखते हैं कि अगर चार्ज 0 हो गया फ्लक्स 0 हो जाएगा, और अगर हम फ्लक्स 0 कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 के मुताबिक अगर हम देखें उसमें फ्लक्स 0 हो गया, E डॉट ए इक्वल्स टू 0. तो ये इक्वेशन क्या कहती है कि चार्ज के 0 हो जाने से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड दी कंडक्टर वो भी 0 हो जाएगी. तो यहां पर हमारे पास एक और रिजल्ट आया कि जब चार्ज 0 हो गया तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनसाइड दी कंडक्टर वो भी डेफिनेटली 0 होगी. लेकिन याद रहे कि एरिया जो उस कंडक्टर का है वो कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक फिजिकल चीज है. ठीक है, वो तब तक एग्जिस्ट करता रहेगा जब तक कि हमारे पास कंडक्टर मौजूद है या जब तक ऑब्जेक्ट है. सो यहां पर हमारे पास दो बातें सामने आ गई कि चार्ज हमेशा बाहर की सरफेस पे एग्जिस्ट करता है, अंदर कभी भी किसी कंडक्टर में चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता. अगर चार्ज किसी कंडक्टर के अंदर मौजूद नहीं है तो चार्ज 0 हो जाने की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा. अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाता है तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्रॉम इक्वेशन 2, तो नजर आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगी, यानी ना तो अंदर चार्ज है और ना ही अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. अच्छा, ये तो बच्चों हमारे पास हो गया पहला केस. अच्छा, अगर हम कंसीडर कर लें कहीं गॉसियन सरफेस को बाहर, लाइक दिस, अगर हम कहीं कंसीडर कर लें गॉसियन सरफेस को बाहर और मैं इसको नाम दे देता हूं S2, तो हमें नजर क्या आ रहा है कि इस गॉसियन सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करके बाहर निकल रही हैं. दैट मीन्स कि देयर इज सम इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो बाहर की गॉसियन सरफेस S2 के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 नहीं होगा, क्योंकि चार्ज कहां मौजूद है, आउटसाइड दी सरफेस, ऑन दी सरफेस, आउटसाइड दी कंडक्टर. तो यहां हमारे पास गॉसियन सरफेस S1 के लिए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हुआ, लेकिन जो गॉसियन सरफेस S2 हमने बाहर ड्रॉ की है वहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 नहीं होगा. और ये दो केसेस हमारे पास इस शेप के साथ आ गए. अगर वो शेप चेंज कर देता है, समटाइम्स वो हमें एक हॉलो सिलेंडर दे देता है, तो उसके लिए भी हम इसी तरह से डील करेंगे. अगर हमें वो कोई और शेप दे देता है तो भी याद रखें हम इसी तरह से ये तमाम तर स्टेप्स करेंगे और रिजल्ट्स भी यही होंगे, क्योंकि ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें मिल रहा है वो डिपेंड करता है कि हमारे पास चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस चीज पर डिपेंड नहीं करता कि ऑब्जेक्ट की शेप कैसी है. तो हमारे पास यहां पर पहली एप्लीकेशन हो गई. अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड एप्लीकेशन, दैट इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एन इनफाइनाइट शीट. अब हम बात करेंगे सेकंड एप्लीकेशन पे, दैट इज द इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज. कि अगर हम बच्चों एक शीट कंसीडर कर लें जो कि इनफाइनाइट एंड्स के साथ हो, यानी अगर हम इसको डिस्कस करें कुछ इस तरह से कि अगर इसकी लेंथ अपर साइड पे देखें और इसकी साइड हम लोअर
साइड पे देखें, लोअर एंड की तरफ देखें, तो इसका कहीं कोई एंड ना हो, दैट मीन्स द शीट इज इनफाइनाइट। और अगर हम इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दें, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दें, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। अब यहां पर हमारे पास एक चीज और भी ऑब्जर्व करने वाली है, वो ये कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो किस तरह की है। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हमें इल्म होगा तो ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सकेंगे, और अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इल्म नहीं रखते या हमें उसका यूज करना नहीं आता तो हमारे लिए मुश्किल होगा इस एप्लीकेशन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले क्या किया बच्चों, हमने इनफाइनाइट चार्ज शीट दिखा दी, उसके लिए हमने कंसीडर कर ली एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, जो शीट के एक साइड पर हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन दिखाया जा रहा है, जबकि ये पास होकर दूसरी साइड पर निकल गई, शीट की दूसरी तरफ निकल गई, और हमने इसका दूसरा क्रॉस सेक्शन यहां दिखा दिया। एक तरफ हमने नाम दे दिया S1 और दूसरी तरफ हमने नाम दे दिया S2। अब यहां पर जो हमने चार्ज शीट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ये क्योंकि एरिया है, शीट एरिया वाइज हमें दिखाई जा रही है, ये एरिया है, तो हम यहां पर कह सकते हैं द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सरफेस। सो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम इस्तेमाल करते हुए इस एप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने फिर से क्या करना है बच्चों कि गॉसेस लॉ को इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास गॉसेस लॉ इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। सो गॉसेस लॉ के रेफरेंस से चलेंगे इसके लिए भी। एज वी नो phi E equals to Q over epsilon naught। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो चार्ज है, दिस चार्ज Q एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द टोटल चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द शीट, और ये चार्ज हमारे पास कैसे हमें मालूम होगा, हमें मालूम होगा बाय यूजिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला। जैसे कि हमने एक लेक्चर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूलाज को भी डिस्कस किया था, उन्हीं में से एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे विच इज फॉर द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और बच्चों सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है फॉर द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन formula is sigma equals to total charge over total area. Total charge distributed on the surface and A is the area of the infinite sheet. So from this expression we can find the value of Q by rearranging this expression. So Q equals to sigma A. ये बच्चों हमारे पास आ गया Q की वैल्यू, Q का रिजल्ट जो कि हमारे पास प्रोडक्ट है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एरिया। हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। Put value of Q in equation 1। So हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, phi E equals to sigma A over epsilon naught, और मैं इस इक्वेशन को यहां पर स्टॉप कर रहा हूं और इक्वेशन को नाम दे रहा हूं इक्वेशन 2। गॉसेस लॉ ने तो हमें इन्फॉर्म कर दिया कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो फ्लक्स हमारे पास क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, the area of a surface to the ratio of the permittivity constant। तो इन तीनों को अगर हम आपस में इकट्ठा लिख दें तो हमारे पास इस शीट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। लेकिन फॉर द सेक ऑफ आवर इजीनेस टू फाइंड द फाइनल रिजल्ट्स देयर इज अ नीड टू यूज द सेकंड एक्सप्रेशन, जो कि हम पहले भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए कई बार यूज कर चुके। तो एज वी नो, हमें इस चीज का इल्म है, हम पहले भी फॉर्मूला यूज कर चुके हैं, फाई E इक्वल्स टू E डॉट ए। अब ये जो बच्चों फ्लक्स E डॉट ए फॉर्मूला हमारे पास है, ये फॉर्मूला हमारे पास किसी एक साइड के लिए नहीं होगा, बल्कि हम इसको अप्लाई करेंगे फॉर बोथ क्रॉस सेक्शंस ऑफ द फॉर द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के हमें यहां पर दो एरियाज दिखाए जा रहे हैं, दो क्रॉस सेक्शंस नजर आ रहे हैं। पहला हमारे पास क्रॉस सेक्शन S1 जबकि दूसरा क्रॉस सेक्शन S2। और हम यहां पर अगर इस गॉसियन सरफेस की, इस कर्व सरफेस की बात करें तो इस कर्व सरफेस के लिए भी हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखना होगा, जिसका हमने नॉर्मल टू एरिया कुछ इस तरफ दिखा दिया है। और आप जानते हैं कि अगर हम इन चार्जेस की फ्लक्स की बात करें, फील्ड लाइंस की बात करें, तो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बच्चों कुछ इसी तरफ होगी, यानी हमारे पास जो गॉसियन सरफेस के क्रॉस सेक्शंस हैं उनकी डायरेक्शन में होंगे। और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को भी शो कर देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसकी डायरेक्शन इस तरफ, कुछ इस तरफ जाएगी, जबकि इस तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरफ जाएगी।
जबकि जो कर्व सरफेस है यहां से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकलते हुए कभी भी नहीं मिल सकती, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मोशन की डायरेक्शन है या जो वो मूव कर रही है वो बिल्कुल स्ट्रेट है और पैरेलल है टू द क्रॉस सेक्शन S1 टू द क्रॉस सेक्शन S2, जबकि इस क्रॉस सेक्शन ए से जो कि कर्व रीजन है उससे वो परपेंडिकुलर है। तो वहां से फ्लक्स हम मालूम करते हैं, पहले भी हम कर चुके कि जब हमारे पास नॉर्मल टू एरिया का एंगल 90 डिग्री बन जाता है हमारी फील्ड के साथ, तो वहां से फ्लक्स हो जाता है 0। तो हम इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं, फाई फॉर S1 प्लस EA फॉर S2 प्लस, आगे जगह ना होने की वजह से इसीलिए साथ आगे एडिशन करते हुए यहां दिखा रहा हूं, प्लस EA कर्व, जो हमारे पास कर्व सरफेस है, ये वाली कर्व सरफेस, कर्व रीजन, उसके लिए भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यहां पर देखेंगे कि जब हम उसमें एंगल पुट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट्स क्या आते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को अगर ओपन करें तो ये फॉर्मूला हम पहले भी कई बार यूज कर चुके हैं कि EA cos थीटा पुट किया जाता है, इसी तरह से EA cos थीटा, इसके लिए भी EA cos थीटा फॉर द कर्व सरफेस। एंगल्स हमें नजर आ रहे हैं कि अगर हम यहां पर एरिया देखें, नॉर्मल टू एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों पैरेलल हैं, एंगल 0 हो जाएगा, तो ये लिख दिया जाएगा EA cos 0 फॉर द सेकेंड क्रॉस सेक्शन S2, यहां पर भी हमारे पास आ जाएगा इसका एरिया EA cos 0, एंड फॉर द कर्व रीजन यहां पर हमारे नॉर्मल टू एरिया का अगर फील्ड लाइन के साथ एंगल देखें तो ये 90 डिग्री बनता है, तो इसे लिखा जाएगा EA cos 90 डिग्रीज, और cos 0 बचो हो जाता है 1, तो EA प्लस 0, हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई। अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को आपस में ऐड कर दें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या बनता है। हम इक्वेशन 2 को फिलहाल बोर्ड पर लिखे रखेंगे जिसका हमने इस्तेमाल करना है, ऊपर से मैंने कुछ एक्सप्रेशंस को इरेज कर दिया है और इस इक्वेशन को मैं ऊपर जाके दोबारा रीराइट कर रहा हूं। So we can write this expression as phi E equals to 2EA, और मैं इस इक्वेशन को नाम दे देता हूं इक्वेशन 3। एक हमने फाइंड की इक्वेशन 2 बाय यूजिंग गॉसेस लॉ, एक हमने फाइंड कर दी इक्वेशन 3 बाय यूजिंग द प्रीवियस एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और अब हम क्या कर लेते हैं कि हम इक्वेशन 2 और 3 दोनों को आपस में कर लेंगे कंपेयर टू फाइंड द फाइनल रिजल्ट्स। कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3, तो बच्चों हमारे पास कुछ रिजल्ट ऐसे बनेगा 2EA इक्वल्स टू सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट। जैसे कि हमने शुरू में बात भी यही की थी कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना चाहते हैं, फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करना चाहते हैं फॉर दिस एग्जांपल, फॉर दिस एप्लीकेशन। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में जाना शुरू हो गया है और नजर आ रहा है कि यहां पर कुछ फैक्टर्स कट हो सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल टू एरिया ऐसे कट जाएगा। इक्वेशन को रीअरेंज अगर हम कर ले तो ये बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल्स टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। नीचे वाली एक्सप्रेशन को हम हटा देते हैं। ये हमारे पास बच्चों आ चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल एक्सप्रेशन, जो कि हमें बता रहा है कि इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, हमारे पास जो रिजल्ट फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होगी। सो जैसे कि हम जानते हैं कि फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी है, फील्ड E जिसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर फॉर्म में इसको लिखने के लिए इस पे लगा दिया जाएगा एक बार और साथ में आगे लिख दिया जाएगा एक यूनिट वेक्टर। सो ये हमारे पास आ गई इसकी वेक्टर फॉर्म इक्वेशन, जो कि हमें शो कर रही है कि जो फील्ड इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारी कौन सी है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी डिपेंड करती है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है, एंड द डबल ऑफ द परमिटिविटी कांस्टेंट फॉर द फ्री स्पेस। ये हमारे पास इसकी रेशो में आ गया। सो इस फॉर्मूला के जरिए हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास जो फील्ड इंटेंसिटी है और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इस इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शीट के लिए क्या होगी। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे अपनी थर्ड एप्लीकेशन की तरफ, जिसमें हम दो पैरेलल प्लेट्स को कंसीडर करेंगे और देखेंगे कि उन पैरेलल प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। अब हम बात करेंगे अपनी तीसरी एप्लीकेशन पे, दैट इज द ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। अगर बच्चों हम दो पैरेलल प्लेट्स कंसीडर कर लें, यानी एक प्लेट हो जाए हमारे पास पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ,
जबकि दूसरी हो जाए हमारे पास नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। और हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास दो ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स होंगी या ऑपोजिटली चार्ज बॉडीज होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोगेट करेगी फ्रॉम पॉजिटिव साइड टू दी नेगेटिव साइड। इसलिए दिखा दिया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ है। और इस एप्लीकेशन के अंदर बच्चों हम चाहते हैं टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड और इन बिटवीन दीज टू प्लेट्स। तो मैं उस पॉइंट को यहां पर दिखा देता हूं। दिस इज द पॉइंट P वेयर वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द फील्ड इंटेंसिटी एंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, अगेन एक मरतबा फिर से हमें गॉसियन सरफेस को एज्यूम करना होगा और उस गॉसियन सरफेस की मदद से हम उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फिर फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड कर लेंगे। सो यहां पर हम किस तरह की गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे, फॉर दैट पर्पस कि हमने क्योंकि पॉइंट P पे फाइंड करनी है फील्ड इंटेंसिटी एंड फ्लक्स, तो हम डॉटेड लाइन को पास करेंगे फ्रॉम द पॉइंट P विच इज इन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट। अब क्या ऑप्शन रह गया कि हम इसको एक रेक्टेंगुलर गॉसियन सरफेस बना देते हैं, क्योंकि यहां पर अब और कोई शेप बन नहीं सकती, ना ये सिलेंड्रिकल बन सकती है, ना ये हमारे पास कोई इरेगुलर शेप बन सकती है, ना हम इसको एक लाइन छोड़ सकते हैं, क्योंकि गॉसियन सरफेस शुड बी क्लोज्ड, वो क्लोज्ड होनी चाहिए। तो उसको क्लोज करते करते हमें ये नजर आता है कि गॉसियन सरफेस जो है ये एक रेक्टेंगुलर शेप बना लेगी, तो हम इसे कहेंगे कि रेक्टेंगुलर गॉसियन सरफेस। अब इस रेक्टेंगुलर गॉसियन सरफेस की मदद से हम फाइंड कर देंगे पॉइंट P पे हमारे पास जो फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो हम यूज करेंगे पहले की तरह ही गॉसेस लॉ को, एक ही थीम है, पहले हम गॉसेस लॉ को यूज करते हैं टू फाइंड द फ्लक्स, और फिर हम सेकेंड फॉर्मूला यूज करते हैं फ्लक्स का और उसे फाइंड कर लेते हैं फील्ड इंटेंसिटी को। सो यूजिंग गॉसेस लॉ and the formula is phi E equals to the total charges over the permittivity epsilon naught and the equation is 1। अब जो चार्ज हमने यहां पर दे रखा है बच्चों इन प्लेट्स को, वो चार्ज क्या है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उस पर फिर से हमें बात करनी होगी, क्योंकि हमने यहां पर जिक्र किया कि ये प्लेट्स हैं, ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, और प्लेट्स भी डेफिनेटली एक एरिया कवर करती हैं, उनका भी एक एरिया होता है। सो डेफिनेटली जो चार्ज हमने दिया वो भी उस एरिया के ऊपर ही रिजाइड करता होगा। तो दैट मीन्स कि जो यहां पर भी हमारी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी। सो द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑन द प्लेट्स इज the surface charge distribution और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला जो बच्चों हमारे पास है वो पहले भी लिख चुके हैं हम, सिग्मा इक्वल्स टू टोटल चार्ज ओवर टोटल एरिया ऑफ द सरफेस। और इस फॉर्मूला के जरिए हम फाइंड कर सकते हैं कि चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, Q इक्वल्स टू सिग्मा A, और मैं इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2, या जरूरत भी नहीं है इक्वेशन 2, फाइनल जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो उसको नाम दे देंगे। इस Q की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, पुट वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो कुछ इस तरह की होगी, phi E इक्वल्स टू सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट। सो फ्लक्स यहां पर भी हमारे पास वही आया, आप देख सकते हो कि जब भी हम कभी कोई प्लेट, कोई सरफेस, कोई एरिया कंसीडर करेंगे तो उसका जो फ्लक्स एक्सप्रेशन है वो कुछ इसी तरह से होगा, यानी वो हमारे पास फ्लक्स डिपेंड करता होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर, उस सरफेस के एरिया पर, और जो परमिटिविटी है हमारे पास उस पर। यानी जब भी कभी हम किसी सरफेस को, किसी प्लेट को, किसी शीट को कंसीडर करेंगे उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्मूला हमारे पास ये आएगा। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द फील्ड इंटेंसिटी, और उसके लिए हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के सेकंड फॉर्मूला को, और इस इक्वेशन को मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इसकी आगे जरूरत आएगी। और रेफरेंस देंगे एज वी नो phi E इक्वल्स टू E डॉट A। अब बच्चों यहां पर E डॉट A पहले की तरह आगे जैसे हमने लास्ट एप्लीकेशन में किया कि हमने डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस को देखा, कर्व्ड सरफेस को देखा, और फिर हमने उन तमाम तरह के लिए एंगल्स को पुट करने के बाद देखा कि नेट फ्लक्स उनमें कितना था। तो यहां अगर हम गॉसियन सरफेस को देखें तो यहां गॉसियन सरफेस की 4 साइड्स हैं, 4 सरफेसेस बन रही हैं, और वो सरफेसेस क्या है मैं इनको नंबर दे देता हूं। गॉसियन सरफेस की साइड नंबर 1, साइड नंबर 2, साइड नंबर 3 एंड साइड नंबर 4।
और यहां पर अगर हम तमाम तरह के नॉर्मल टू एरिया देखें तो इसका नॉर्मल टू एरिया ये जा रहा है, अगर इसका नॉर्मल टू एरिया देखें तो इसका नॉर्मल टू एरिया ये जा रहा है, इसका नॉर्मल टू एरिया देखें तो वैसे फील्ड से बाहर है, इसका नॉर्मल टू एरिया ये जा रहा है और इसका नॉर्मल टू एरिया कुछ इस तरफ जा रहा है। तो तमाम तर साइड्स के लिए जो गॉसियन सरफेस हमने यहां पर जिसकी 4 साइड्स हमने डिसाइड की, उनके लिए यहां पर हम टोटल फ्लक्स को देख लेते हैं कि क्या बनता है। सो हम लिख देंगे इसको EA1 प्लस EA2 फॉर सेकेंड साइड प्लस EA3 प्लस EA4 और तमाम तरह के लिए फिर एंगल्स को भी पुट करेंगे। सो फाई E इक्वल्स टू EA कॉस, साथ एंगल पुट कर देते हैं। पहली अगर हम साइड देखें गॉसियन सरफेस की जो कि फील्ड के अंदर मौजूद है और इसका नॉर्मल टू एरिया A और यहां से गुजरने वाली फील्ड के दरमियान जो एंगल है बच्चों वो 0 है, ये दोनों पैरेलल हैं तो यहां पर आएगा 0 डिग्रीज। अच्छा सेकंड वाली अगर देखें तो नॉर्मल टू एरिया और फील्ड के दरमियान एंगल 90 बन रहा है। अगर इस जगह हम फोकस करें तो यहां हमारे पास बन जाता है EA कॉस 90 डिग्री। इसी तरह से अगर हम देखें थर्ड साइड को तो थर्ड साइड का भी हमारे पास नॉर्मल टू एरिया और फील्ड के साथ जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। सो EA कॉस 90 डिग्री। जबकि बच्चों जो चौथी साइड है वो हमारे पास तो है ही फील्ड से बाहर, तो वहां पर हमारे पास एंगल्स को नहीं देखा जाएगा बल्कि फील्ड को देखा जाएगा। तो वहां पर फील्ड ही 0 हो गई तो हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट भी 0 हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि पहले की तरह इन तमाम तरह के रिजल्ट्स को आपस में ऐड करेंगे और फिर इक्वेशन 2 के साथ इसको कर देंगे हम कंपेयर। सो मैं कुछ यहां से स्टेप्स को रेस कर रहा हूं जिनकी भी यहां जरूरत नहीं है और इन तमाम तर वैल्यूज को ऐड करके टोटल फ्लक्स निकाल लेता हूं। फाई E इक्वल्स टू EA प्लस 90 cos 90 0 अगेन cos 90 0। तो बाकी तमाम तर साइड से हमारे पास जो फ्लक्स आ रहा है वो है 0 और इस फॉर्मूला को यूज करते हुए बच्चों आगे हमारे पास फ्लक्स EA जो कि हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। सेकंड इक्वेशन से भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया कि जब भी कोई सर्फेस होगी उसका जो फ्लक्स है डिपेंड करता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E और हमारे पास नॉर्मल टू एरिया पर कि उसके साथ उसका एंगल कितना बन रहा है, जो कि हम एंगल ऑलरेडी पुट कर चुके हैं 0 डिग्री है। और अब हम फाइंड करेंगे फील्ड इंटेंसिटी को। तो क्या कर लिया जाए, पहले की तरह जैसे हमने पहली एप्लीकेशंस की उनमें भी ऐसा ही किया कि इक्वेशन 2 और 3 को हम कर देते हैं कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3। तो इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेने से एक आखिरी इक्वेशन बनेगी जो कि हमें बताएगी कि फील्ड स्ट्रेंथ या फील्ड इंटेंसिटी क्या है हमारे पास इन बिटवीन दी चार्ज पैरेलल प्लेट्स। सो यहां पर भी बच्चों कुछ फैक्टर्स कट रहे हैं, नॉर्मल टू एरिया ए से कट जाएगा और ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। मैं नीचे से कुछ स्टेप्स को रेस करता हूं। E इक्वल्स टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिख दें क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमारे पास है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यहां पर साथ दूसरी तरफ आ जाएगा इसके यूनिट वेक्टर। और ये एक्सप्रेशन हमें फिर से बता रही है कि फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करती है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है और हमारे पास जो परमिटिविटी है वो कौन सी है। इस वक्त हमारे पास क्योंकि फ्री स्पेस थी सो इसलिए हमने पहले की तरह एप्सिलॉन नॉट यूज किया। हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस थी सो हमने सिग्मा यूज किया। और इसी तरह से डिफरेंट एग्जांपल्स और डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर हमसे वो डिफरेंट तरह की डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पूछता रहता है। सो बहरहाल बच्चों हमारे पास ये 3 एप्लीकेशंस मुकम्मल हुई। मुझे इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।